नमस्कार। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मानसी दवे, विकास सिन्हा और अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार में लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट्स की पैनल भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन इन सबसे पहले आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र हम देख रहे हैं बाजार में काफी वॉलेटिलिटी है। शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, उसके बाद बाजार संभले और इस वक्त अगर देखेंगे ऊपरी स्तरों से वापस से हल्के होते हुए मार्केट गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई निफ्टी में करीब 100 अंकों की बिकवाली है। वहीं बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा गिरावट झेलता हुआ। वहीं ग्लोबल बाजार से भी ट्रंप की तरफ से जो लगातार प्रेशर आ रहे हैं उसके चलते ग्लोबल अनिश्चितताएं कायम है, तो वहां से भी ट्रिगर पॉइंट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव या कोई कन्विक्शन फिलहाल तो नहीं बन रहा है। 25,600 के लेवल्स पर इस वक्त निफ्टी है। 61 अंकों की मजबूती देखेंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे और सेंसेक्स में अब भी तेजी हालांकि कायम है। ऊपरी स्तरों से वहां पर भी हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग हल्के होते हुए। बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में तो पहले से ही हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स। बैंक निफ्टी लाल निशान है, करीब 100 अंकों की गिरावट। आइए बाजार की बड़ी बातें और यहां से आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ आपके लिए खास है ऑन द शो, ये आपको पहले बताते हैं, उसके बाद एक एक कर सारे एलिमेंट्स आपके सामने रखेंगे। 2:05 पर मार्केट स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, आउटलुक क्या है इस वक्त बाजार पर, इन स्तरों पर जहां बाजार में इतने ऊपरी उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस पर होगी बातचीत। इसके अलावा 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके क्लोजिंग ट्रेड समझेंगे। 2:40 पर हमारा खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन, जहां पर ऑप्शन की एक दमदार रणनीति हमारे एक्सपर्ट लेकर हाजिर होंगे। मार्केट एट 3 बजे दिन भर कई सारी खबरें आई हैं, ढेर सारे न्यूज फ्लोज है, पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। ये सारे न्यूज फ्लोज में से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज आपके सामने रखे जाएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी आपको बताएंगे 3:10 पर और 3:20 पर इवेंट्स और ट्रिगर्स। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखेंगे। बाजार की बड़ी बातों में उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में ऊपरी स्तरों से 100 अंकों की गिरावट नजर आ रही है। 25,650 के स्तर, हालांकि अब भी हरे निशान के साथ कामकाज। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं 400 अंकों की गिरावट और लाल निशान में तब्दील होता हुआ 61,130 के लेवल्स के आसपास। वहीं अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर में 0.5% डाउन ट्रेंड है जरूर, लेकिन याद कीजिए सुबह करीब 1.5 से 2% की गिरावट थी यहां पर, तो वहां से अब हम देख रहे हैं आधे % तक की ही गिरावट इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर में 14 के लेवल्स के आसपास। सेंसेक्स हालांकि 170 अंकों की बढ़त कायम रखते हुए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी गिरावट है। इस गिरावट के पीछे की वजह है इनकी चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ के फ्रॉड की खबर आती हुई दिखी है। बैंक की प्रतिक्रिया इस पर आई है। बैंक का ये कहना है कि फिलहाल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुरंत प्रभाव से एक्शन में हरकत में आ चुकी है बैंक। इस पर कमेटी और साथ ही एआई टीम भी बिठाई गई है ताकि इस फ्रॉड की पूरी तरह से जांच की जा सके। बैंक का ये भी कहना है कि अलग थलग तरीके का ट्रेडिशनल फ्रॉड है, ये किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड इसकी वजह से 16% की गिरावट नजर आ रही है। रिस्ट्रक्चरिंग के ऐलान के बाद यूपीएल के स्टॉक में 15% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है, तो ये स्टॉक में भी डाउन ट्रेंड है। वहीं मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में बाजार विस्तार को लेकर बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर में बिजनेस एक्सपेंशन की खबर है, न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है 7% की बढ़त। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातें आपके सामने ऑन द शो हमने आपको बताया, लेकिन बिग बजिंग मोमेंटम कौन से सेगमेंट्स हैं जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, कौन से न्यूज फ्लोज है जो पॉजिटिव है, साथ साथ क्या कोई न्यूज फ्लोज नेगेटिव्स भी है, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। विकास है हमारे साथ बजिंग ट्रेड बजिंग स्टॉक्स बताने के लिए। विकास बताएं। बिल्कुल मानसी, देखिए आज अगर मार्केट को आप देखेंगी ना तो सीसॉ की तरह दिखेगा मार्केट, और सीसॉ के एक साइड पर आपको दिखेंगे पीएसयू बैंक और दूसरे साइड पर दिखेंगे आपको आईटी के स्टॉक्स। तो सबसे पहले आपको पीएसयू बैंकों को दिखाते हैं। पीएसयू बैंकों में आज देखिए एक्शन भरपूर है। आप तमाम पीएसयू बैंकों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां आप देखेंगे इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईओबी, इन सारे शेयरों में आज आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई देगी। 1% से लेकर 3.5% की तेजी देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, और ये तेजी लगातार जो है वो बनी हुई है। सुबह से ही जब से मार्केट शुरू हुआ तब से ये पीएसयू बैंक तेज थे, और आज जो है वो क्लोजिंग तक अभी तक तेज दिख रहे हैं। अभी तक जो है वो तेजी बरकरार है, यहाँ पे मजबूती के साथ कारोबार चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए आईटी शेयरों पे आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। जेफरीज की तरफ से एक डाउनग्रेड भी आया, उसके अलावा तमाम जो ग्लोबल परेशानियां हैं ही उसका असर आपको दिख रहा है तमाम आईटी शेयरों पर। आप देखिए कोफोस 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ अभी कारोबार कर रहा है। एम्फेसिस, परसिस्टेंट, विप्रो, इसके अलावा आप अगर एचसीएल टेक को देखेंगे तो वहां भी अच्छी खासी गिरावट है। तो 2% से लेकर 4-4.5% तक की गिरावट तमाम आईटी शेयरों में आज आपको देखने को मिलेगी। फूड डिलीवरी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। इटर्नल और स्विगी दोनों ही शेयरों पे आप देखिए आज गिरावट देखने को मिल रही है। 1-1.25% की गिरावट है, लेकिन दोनों शेयर आज कमजोर हैं आज के इस ट्रेड में।
उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा, जिसने ओवरऑल बैंकिंग निफ्टी बैंक को जो है वो नीचे की तरफ खींच के रखा हुआ है, वो 16% की गिरावट के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट इस बैंक में आज देखने को मिल रही है। जैसा मानसी अभी आपने बताया कि जो फ्रॉड 590 करोड़ का आया है निकलकर, उसकी वजह से ये शेयर में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। सीआईई ऑटोमोटिव एमओएसएल की तरफ से एक अपग्रेड आया था। कंपनी का टारगेट प्राइस जो है 499 से बढ़ा के उन्होंने 539 किया था, और देखिए आज 5% की तेजी है, 493 के आसपास भाव चला गया, 539 का लक्ष्य एमओएसएल ने दिया है। डी डेवलपर्स एक छोटी कंपनी है वैसे तो, लेकिन 173 करोड़ का ऑर्डर मिला है और उसकी वजह से आप देखिए शेयर में आज 16% तक की तेजी इंट्राडे में देखने को मिली। अभी भी 15% की तेजी फिलहाल बरकरार है इस शेयर के अंदर। एचएएल को लेकर एक खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने तेजस की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है। उसकी वजह यह थी कि किसी एक तेजस के रनवे को ओवरशूट करने की खबर थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान उस तेजस एयरक्राफ्ट को हो गया, और उसके बाद आईएएफ ने पूरी फ्लीट को ग्राउंड किया है, ये खबरें आ रही हैं। और उसकी वजह से आप देखिए तेजस को बनाने वाली एचएएल के शेयरों में आप देखेंगे तो 4.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल मार्केट के बजिंग कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पे आज काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्शन आपको समझना होगा बाजार का भी, खासकर तब जब ऊपरी स्तरों से 100 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 400 अंकों की गिरावट है ऊपरी स्तरों से। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये समझ लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत वैसा है कि सुबह तेजी के साथ शुरुआत हुई थी लेकिन वो तेजी तो टिक नहीं पाई। तो अब ऐसे में 1.5 घंटे बचे हैं और कल के लिए भी थोड़ी स्ट्रेटजी समझाइए कि क्या होना चाहिए अभी। विकास, देखिए सुबह सुबह जो हमने दफ्तर जब हम आए और हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी करीब 150 पौने 200 के ऊपर है, तभी मुझे कन्विक्शन नहीं था कि ये तेजी सस्टेन हो पाएगी, क्योंकि ये ना मतलब टैरिफ भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर रिटेलिएट करते हुए एक तरह से 10% फिर 15% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है, और इसने पूरे दुनिया भर के बाजारों में एक फिर से असमंजस अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी है। और यही वजह रही कि आज जो दिन के जो गेन्स थे ना वो सस्टेन कर नहीं पाए। दिन के ऊपरी स्तर से अगर आप निफ्टी देखेंगे करीब 100 अंक नीचे आ गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है और दिन की हाई से 400 फिसल गया। अब ये प्राइवेट बैंकों की चाल अलग है, सरकारी बैंकों की चाल अलग है। सरकारी बैंकों का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है एसबीआई को अगर हम छोड़ दें तो, इसी के चलते आपको निफ्टी बैंक के ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा स्लाइड होता हुआ नजर आया। आईटी, रियल एस्टेट, मेटल, बैंकिंग ये बाजार पर दबाव बनाने काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक, इंफ्रा, पावर, ऑटो, फार्मा ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां से सपोर्ट है। तो बाजार के लिए एक कह सकते हैं कि एक रस्साकशी, आप जो कह रहे थे कि एक सीसॉ बन गया ना, ये कुछ सेक्टर उस साइड बैठे हैं, कुछ सेक्टर इस साइड बैठे हैं, और इसी के चलते आप देखेंगे कि एक लाकलश्कर माहौल है और बाजार कहीं ना कहीं दिशा की तलाश करता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक या फिर इस पूरे हफ्ते बाजार में हम अनिश्चितता बढ़ते हुए देख सकते हैं और उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसके पूरे के पूरे संकेत मिल रहे हैं। और आज हमने सुबह सुबह इसके बारे में चर्चा की भी थी। आप ये देखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी अलग अलग चाल है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे है। यह भी एक विचित्र बात है। तो आज थोड़ा सा अनयूजुअल डे है बाजार के लिए निश्चित तौर पर। ग्लोबल सेटअप अगर आप देखेंगे, डाउ फ्यूचर लगभग 225 अंक कमजोर है, यूरोप में भी नरमी पर शुरुआत हुई है। तो मामला यह है कि जिन अनिश्चितताओं को बाजार ने पीछे छोड़ा है वो अनिश्चितताएं बाजार को फिर से अपनी गिरफ्त में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आईटी में जो लगातार बिकवाली हो रही है ये तो इंडेक्स के लिए सिरदर्द बना ही हुआ है। मेरा मानना यह है कि अब जो एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए 25,500 है। रेजिस्टेंस की बात करें आज के लिए ये 25,700 है। ये 200 अंकों की रेंज है प्योरली, अब ये इंट्राडे बेसिस पर है। और मेरा मानना है कि अगले कुछ दिनों तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। गिरावट पर आप बाइंग कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि यहां से बाजार के ना नीचे जाने की जो आशंका है ना वो कम है। लेकिन आगे बाजार कैसे चलेगा ये भी कैप्ड है और काफी कुछ डिपेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। तो छोटे छोटे ट्रेड बनेंगे, छोटे छोटे ट्रेड के लिए बाजार में आप अपनी पोजीशन लीजिए। यहां से शॉर्ट करने में अभी भी मेरे हिसाब से कन्विक्शन थोड़ा सा कम है। अगर आप नीचे के अगर आप लेवल्स अगर आप देखेंगे तो 25,500 से 25,600 एक अच्छा बेस है, वहां पर सपोर्ट लेना चाहिए। और 25,700 से 800 ये एक इमीडिएट हर्डल है। अब इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ही बाजार में आपको ट्रेंड इमर्ज होते हुए देखेंगे। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े लैकलस्टर जरूर है, लेकिन अगर गिरावट आती है
मैं पुरानी बात को फिर से दोहराऊंगा, अगर गिरावट आती है तो आपको सबसे पहले आपको निगाह वहां पर डालनी है और वहां पर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। निफ्टी थोड़ा सा रेंज में रहेगा और अभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा। मुझे लगता है कि 25,800 उसके बाद 26,000 को निकालने के लिए थोड़ा सा ना जोर लगाना पड़ेगा बिना किसी अच्छी खबर के। आज हम मतलब आगे ये लेवल्स अचीव होते हुए देखेंगे नहीं। बिल्कुल, तो ये मार्केट पर आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, मेहमानों का स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त बाजार को वो कैसे देख रहे हैं, कहाँ पे वो मौके खोज रहे हैं। अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से, स्वाति होतकर हमारे साथ हैं, निमेश ठाकर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून आप तीनों को। और अंशुल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मार्केट टिका तो नहीं पाया अपनी तेजी, क्या स्ट्रेटजी आपकी है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर? अच्छा देखिए, मार्केट तेजी नहीं टिका पाया और 25,640 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो एक होप बची रहेगी, बट अगर नहीं आती है तो फिर जो मॉर्निंग हमने रेंज डिस्कस की थी 25,663 और 25,532, इसी रेंज के अंदर प्रोबेबली 2-3 दिन हम काटेंगे। तो अगर 640 या इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक होप रहेगी कि कल हम रेंज एक्सपैंड कर सकते हैं, बट उसके नीचे रेंज अगले 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू रहेगी। और जो अब तक बचाते आया था आज वही दुश्मन बना बैंक निफ्टी। 61,360 का ब्रेकआउट पहले ही 75 मिनट के कैंडल पे फेल हुआ और रेंज का लोअर एंड 60,961 टेस्ट कर रहा है विद रिलेटिव स्ट्रेंथ इन निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर 69-61 से वापस से बाउंस बैक करती है तो निफ्टी मोस्ट लाइकली 25,640 के ऊपर जाके क्लोज करेगा। तो स्ट्रैटेजी वही रहेगी, रिलेटिव स्ट्रेंथ को बाई करके चलना है। पहला स्टॉक रहेगा सिटी यूनियन बैंक। पीसीआर को जब भेजा था यहाँ पे 290 रुपए था, अभी 292 रुपए हो गया है। 292 रुपए में भी बाई कर सकते हैं सिटी यूनियन बैंक को। 288 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 293.50 दिया था, इसको अब रिवाइज कर लेना चाहिए 297.50। रिस्क रिवॉर्ड मैच करने लगेगा क्योंकि 292 से रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, तो 292 पे फ्रेश बाई करना है, 288 का स्टॉप लॉस लगाना है, 297.50 का टारगेट कर लेना है। दूसरा स्टॉक रहेगा प्रीकॉल लिमिटेड। यहाँ पे पोल इंडिया फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, 12 दिन में 22% चला था, पोल बना के 5 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। 10, 20, 50 मूविंग एवरेज कैचअप हो गया है। कल हैमर बना था, ओपन लो के साथ वापस से ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 100% ऑफ 50 डे एवरेज वॉल्यूम हो चुका है। तो इस स्टॉक को भी 630-50 में बाई करना है। 620-50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 645-50 का टारगेट रहेगा। तो ये दो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर है जिनको बाई करके चलना चाहिए। तो बिल्कुल अंशुल ने बाजार पर अपना नजरिया और साथ साथ अपने क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताएं। प्रिकॉल 645.50, 645, 646 तक के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए यहां पर मौके 620 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस। सिटी यूनियन बैंक के टारगेट्स को रिवाइज करते हुए 297, 297 रुपए 50 पैसे का टारगेट अब बता रहे हैं। अच्छी मजबूती, यहां से फर्दर अपसाइड और टारगेट रिविजन ऑलरेडी जो एंटिसिपेट करके चल रहे थे अंशुल, वो होता हुआ दिख रहा है। यहां से भी अब 297 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रिवाइज टारगेट्स के साथ अंशुल की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। चलिए बिल्कुल, अंशुल के ट्रेडिंग आइडियाज हमने जाने, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स के भी क्लोजिंग ट्रेड्स से रुक करते हैं हमारे सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स का। निर्मल बैंक से स्वाति होतकर है हमारे बीच। हाय स्वाति, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 2 बाय कॉल मैं इनिशिएट करना चाहूंगी। पहला है डॉक्टर रेड्डी पे। डॉक्टर रेड्डी का अगर आप चार्ट देखोगे, मंथली और द वीकली चार्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। लास्ट 3 वीक से काफी पॉजिटिव मूव देख रहे हैं हम लोग, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। डेली चार्ट्स पे देखोगे तो इसमें फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। आज की जिस हिसाब से मोमेंटम रैली कवर अप कर रही है, काफी स्ट्रांग है। गिरते हुए मार्केट में ये डिफेंसिव काउंटर काफी अच्छा रोल प्ले करेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। तो करंट लेवल्स पे आप बाई कीजिएगा डॉक्टर रेड्डी। नीचे में स्टॉप लॉस रखिएगा 1280 का, ऊपर में मुझे लगता है एटलीस्ट 1390 तो 1400 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकंड बाय कॉल मेरा वोल्टास पे है। वोल्टास की अगर बात करें तो नो वंडर इस पे भी काफी स्ट्रांग
फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, फ्लैग पैटर्न्स का है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है इसमें। आज के दिन अभी 0.5% ये डाउन साइड है, बट मुझे लगता है कि लंबे नजरिए के लिए काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड ये सेक्टर्स में काफी अच्छे पॉजिटिव मूव हमें देखने मिलेगी। करंटली 1539 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 1510 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, ऊपर में 1580 1590 के हमें टारगेट्स देखने मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर पहली कॉल 1390 और 1400 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। और दूसरा ट्रेडिंग आइडिया वोल्टास पर nimeshthakar.com के निमेश ठाकर भी हमारे साथ। हाय निमेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं आज के लिए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी एंड एवरीवन। देखिए, दो रिकमेंडेशन है। पहला कैपिटल गुड्स और फार्मा सेक्टर से है। फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो टोरेंट फार्मा का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक जिस तरह से मूव कर रहा है, अगर आप डेली चार्ट से ऊपर देखें तो फ्लैग पैटर्न का एक जो है वो ब्रेकआउट आया है, जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब भी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो टोरेंट फार्मा के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 4250 का लगाना है और ऊपर मुझे लग रहा है कि 4400 4450 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला रिकमेंडेशन मेरा रहेगा टोरेंट फार्मा का। और दूसरा कैपिटल गुड्स सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, जिसके अंदर एबीबी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। फिर हाँ, कल के सेशन में हम लोगों ने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वॉल्यूम के साथ आते हुए भी देखा है और आज के सेशन में जो गिरावट आई थी, मुझे लग रहा है कि ये गिरावट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो एबीबी को करंट लेवल से जो है वो बाय करना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 5700 के पास रखना है और ऊपर मुझे लग रहा है कि 6250 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो पहला टोरेंट फार्मास्यूटिकल और दूसरा एबीबी, ये दोनों स्टॉक के अंदर पोजिशनल बेसिस के ऊपर हम लोग बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल दो कॉल्स खरीदारी के टोरेंट फार्मा और एबीबी निमेश ठाकर की तरफ से भी मिलते हुए कुल मिलाकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल्स 6 ट्रेडिंग आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड्स के तौर पर आपके स्क्रीन पर। एक क्विक चेक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त दिखा रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड इन्फोसिस, यूपीएल, हिंडाल्को, टीसीएस और ओएनजीसी जैसे काउंटर्स हैं जो कि लार्जर लगाज है इस वक्त। तो सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखें, बिल्कुल बटी हुई। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और एफएमसीजी और साथ साथ फार्मा इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। मिड सेलेक्ट प्लेयर्स रियल एस्टेट, मेटल, आईटी और एनर्जी इस वक्त बाजार को गिरा रहे हैं। ऑन दैट नोट, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस बाद चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देखने की एक रेंज में कारोबार कर रहा है। निफ्टी है करीब 70 अंकों पर, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो 80-90 अंकों के आसपास की गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। और इस बीच एक खबर आ रही थी कि भारत सरकार ने ईरान में जो हमारे लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो किसी धार्मिक वजह से वहाँ पर गए हों या फिर बिजनेस करने के लिए गए हों, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि वो तत्काल प्रभाव से देश छोड़ दें। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री एक्शन करने पर भी विचार कर रहे हैं। तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, और पहले भी एक एडवाइजरी आई थी भारत सरकार की तरफ से और ये कहा गया था कि भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है वहां पर जाना आप अवॉइड कीजिए। और अभी जो भारतीय दूतावास की तरफ से जो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं भारतीय नागरिकों के लिए, ताकि अगर किसी मदद की ज़रूरत है ईरान में तो उस पर आप फ़ोन करके जानकारी पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रमुख चीज़ है और इसी जियोपॉलिटिकल कंसर्न के चलते भी बाजार की चाल पर हमने ब्रेक लगते हुए देखा है। ये अलर्ट ये सामने है, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर निकल के आई है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाजार में और पेन पॉइंट है और वो है आईटी कंपनीज। लगातार हम देखने की गिरावट का माहौल है और अगर आप इस साल देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले को बहुत ही बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने देखी है। अब एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की। जेफरीज बहुत ही हम इज्जत के साथ इस ब्रोकरेज फर्म का नाम लेते हैं। तो जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, कौन सी कंपनीज को डाउनग्रेड किया है और क्या कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं, ये तमाम रिसर्च लेकर हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानसी, क्या है जेफरीज की रिपोर्ट में?
बिल्कुल। देखिए, आईटी सेक्टर जो है 2025 से ही हम देख रहे हैं कमजोरी देखने को मिली है काफी हद तक, और काफी चैलेंजिंग साल था 2025 का। 2026 की जब शुरुआत हुई लगा था कि शायद आईटी सेक्टर परफॉर्म कर जाए, क्योंकि अच्छी शुरुआत की जरूर थी, लेकिन उसके बाद एक एक कर जो खबरें आई हैं, और खबरों के बाद अब ये बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से जो आती हुई, जहां पर एब्सोल्युटली कन्विक्शन डाउन गया है आईटी सेक्टर के लिए। इन्फोसिस और टीसीएस समेत कई कंपनियों के रेटिंग्स घटाए हैं। आपको बता दें कि 2026 में अब तक का आईटी सेक्टर जो है वो बाजार से भी कमजोर देखने को मिला है। जहां निफ्टी में करीब 2% तक के नेगेटिव डाउन ट्रेंड हमने देखे हैं अब तक 2026 में, आईटी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ ये 2 महीनों में करीब 15% टूट गया है। लगातार कई सारी वजह भी हैं इसकी, और जेफरीज ने आईटी कंपनियों के मुनाफे अनुमान में 1 से 4% की कटौती की है। वित्त वर्ष 2026 से 28 के दौरान कंपनियों में 6% मुनाफे ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है, और इसके पीछे की वजह में से एक प्रमुख वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चिंताएं। काफी सारी खबरें आ रही है एआई से जुड़ी हुई। एआई डेवलपमेंट जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ भी चुका है, लेकिन इसके रिपरकशंस भी है जो कि आईटी सेक्टर इस वक्त झेल रहा है। फोकस एडवाइजरी और इम्प्लीमेंटेशन सेवाओं जैसे सेगमेंट्स पर अब शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। एब्सोल्यूट आईटी से आगे बढ़कर इम्प्लीमेंटेशन और एडवाइजरी जैसी सेगमेंट्स जो है उस पर। एप्लीकेशन मैनेज सर्विसेज से आय में तेज गिरावट की संभावना है, और दरअसल एप्लीकेशन मैनेज सर्विस का कुल रेवेन्यू की अगर बात करें करीब 22 से 45% हिस्सा है ओवरऑल सेक्टर रेवेन्यू की अगर बात करें। कंपनियों को अपने स्ट्रैटेजीज और स्टाइलिंग में भी बदलाव लाने पड़ेंगे। टैलेंट स्ट्रैटेजी, ऑपरेटिंग मॉडल, इन तमाम में बड़े बदलाव और पिवट करने पड़ेंगे अगर इस सेक्टर को चलाना है। जेफरीज की इस रिपोर्ट की बात करें तो इन्फोसिस और साथ ही टीसीएस में तो इन्होंने रेटिंग्स जो है उन्हें डाउनग्रेड किया है, टारगेट भी कम घटाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एलटीआई, कोफोर्ज, एम्फासिस, एक्सावेयर, तमाम आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के रेटिंग डाउनग्रेड किए गए हैं, और साथ ही लक्ष्य भी घटाए गए हैं। इन्फोसिस जहां खरीदारी की राय कह रहे थे, वहां से अब होल्ड की रेटिंग है 1880 का पहले लक्ष्य था, 1290 घटा दिया है। और साथ साथ टीसीएस में भी जहां होल्ड की रेटिंग थी, अंडर परफॉर्म की रेटिंग अब जेफरीज की रिपोर्ट बता रही है 3485 के लक्ष्य थे, उसे घटाकर 2350 कर दिए गए हैं। तो हाँ, जेफरीज जैसी बड़ी ब्रोकरेज वेल्थ आर्म भी जो है वो इस वक्त आईटी सेक्टर को लेकर डाउन ट्रेंड्स जता रही है। बिल्कुल नथिंग सरप्राइजिंग, ये तो खैर होना ही था, और जो कंसर्न्स उन्होंने वही हाईलाइट किए हैं, और ये कहा है कि एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर है, और प्लस अब क्या है कि एडवाइजरी और इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज की तरफ उनका फोकस शिफ्ट होगा, और एप्लीकेशन मैनेज सर्विसेज से आय में तेज गिरावट की संभावना है। और उसके चलते देखिए आप अक्रॉस द बोर्ड पहले के जो टारगेट थे और अभी के टारगेट, उसमें आपको काफी बड़ा फर्क दिखाई देगा। और जेफरीज अगर कुछ किया है, बहुत ज्यादा स्टडी किया होगा, बहुत सोच समझ के ये डाउनग्रेड किया होगा, और टारगेट प्राइस भी कट किया है। और आज आप बाजार में देखिए आईटी फिर से सबसे बड़ा लूजर है। विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारे के सारे शेयर हम देख रहे हैं कि ये भारी गिरावट के शिकार हो रहे हैं। एक राय आपसे निमेश जी जानना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स को लेकर, आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, निवेश के बारे में तो शायद ही कोई कहेगा यहां से कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या यहां से भी आपको लगता है कि शॉर्ट करके पैसे बनाए जा सकते हैं? अगर हां, तो कौन से स्टॉक्स में? देखिए, अभी तक जी अगर मैं निफ्टी आईटी इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखें तो ये डाउनग्रेड के बाद भी जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि आईटी इंडेक्स जो था वो कहीं ना कहीं 31,000 30,500 से 31,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। बार बार वो सपोर्ट से हम लोगों ने बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा था, और ये डाउनग्रेड के बाद भी अभी भी ये लेवल पे अगर आप निफ्टी आईटी देखें तो भी 30,480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी ये सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली डाउनग्रेड हुआ है, अभी चार्ट्स के ऊपर कोई रिवर्सल भी नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या एक शॉर्ट करने के लिए रिस्क और रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मेरी राय यही बनेगी कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, सपोर्ट के ऊपर क्या रिएक्शन आता है, यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस होता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है, वो एक क्लैरिटी आने दीजिए, बाद में हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड करेंगे। बट जब तक निफ्टी आईटी इंडेक्स 30,500 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ से वीकनेस के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि ऑलरेडी इतना करेक्शन आ चुका है, ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो अगर यहाँ से फ्रेश गिरावट आनी भी होगी तो भी एक बाउंस जो है वो इंडीड है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, और यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसे चांसेस मुझे अभी फिलहाल 1-2 दिन में तो नहीं लग रहे हैं।
ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई ओवरऑल आईटी सेक्टर पर, और आईटी इंडेक्स में हम देख रहे हैं गिरावट है और लगातार गिरावट जारी है। काफी हद तक यहाँ पर कॉशन प्रैक्टिस करने की राय लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं। लगभग छोटी मझौली आईटी कंपनियों, लार्जर आईटी प्लेस में गिरावट है। निमेश जी, एक और काउंटर है जिसे पुल अप करना चाहेंगे। बजाज होल्डिंग के स्टॉक पर एक टेक आपसे जानना चाहूंगी। आज के सत्र में मूवमेंट्स देख रहे हैं हम, और यहाँ पर अगर आप देखें करीब 4% की बढ़त के साथ 11,600 के लेवल्स पर एक रेंज में रह रहा है पिछले कुछ दिनों से स्टॉक। आज की इस तेजी पर बजाज होल्डिंग को लेकर देखिए फंडामेंटल्स ढेर सारे हैं। डेट रिडक्शन लगातार कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अच्छे नतीजे कंपनी ने जारी किए और आगे भी अच्छे नतीजों के आसार हैं, और डिविडेंड पे आउट रेशियोज भी अच्छे हैं। लेकिन टेक्निकली क्या आपको लगता है जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उन्हें कोई स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, और साथ ही नई पोजीशन के लिए काउंटर कैसा लगता है? देखिए, दोनों लेयर से काउंटर अच्छा लग रहा है। जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो भी होल्ड कर सकते हैं, और जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दो रीजन है। एक तो स्टॉक ने आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, ये मार्केट के अंदर एक डेफिनेटली एक 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट भी आया है, और साथ में एक स्विंग का ब्रेकआउट भी आया है। तो दो तरह से प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो है वो चार्ट्स के ऊपर देखने को मिला है। मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक 11,400 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तब तक स्टॉक के अंदर अपसाइड के चांसेस ज्यादा है। और नियर टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि 11,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो पहला जहां पर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, तो यहाँ से एक फ्रेश बाय तो बनता है 200-300 पॉइंट के लिए, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर लंबी अवधि के लिए किसी को लेना है, तो मेरी राय यही बनेगी कि 11,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 200 दिन के एवरेज के ऊपर, तो वहां पर फ्रेश बाय करना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ से फ्रेश बाय बनता है, और जिन लोगों के पास पड़े उसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल बजाज होल्डिंग्स पर हमें मिल चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे ऑप्शन का चैंपियन ट्रेड भी लेकर आएंगे, हमारे एक्सपर्ट से बातचीत भी जारी रखेंगे, और भी ढेर सारे एलिमेंट्स हैं आपके लिए ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए निफ्टी में हल्की सी हरकत फिर से लौटती हुई दिखी है, जहां पर निचले स्तरों से आप देख सकते हैं 100 अंकों की तेजी और एक स्पाइक आते हुए हम देख रहे हैं निफ्टी 50 में। और देखते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है, क्योंकि कुछ समय पहले वो भी लाल निशान में कारोबार कर रहा था। अब हल्की बढ़त के साथ जो है लगभग 20 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। पर आज के सत्र में ऊपरी स्तरों से एक गिरावट तो हमने ज़रूर देखी है। बट इसके अलावा एक और काउंटर जो कि मजबूती के साथ ऊपर आ रहा है वो है डॉक्टर रेड्डीज, और अब बन चुका है वो निफ्टी का टॉप गेनर। आज सुबह हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि डॉक्टर रेड्डीज का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अपनी इंडिया ग्रोथ स्टोरी और उसके आउटलुक को लेकर जो है उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दी थी। कई सारे अखबारों में ऐसे इंटरव्यूज छपे थे, और साथ ही खास तौर से कोर बिजनेस में अपनी स्ट्रेंथ पकड़ के रखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, ये मानना था। अब देखिए एक की ड्रग की चिंता को लेकर जो है डॉक्टर रेड्डीज की अब लगातार पिटाई देख रहे थे। जी रेवलिमिट एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। अब कहीं ना कहीं एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स इस बात को डाइजेस्ट जरूर कर रहे हैं कि अगर जी रेवलिमिट से कंट्रीब्यूशन नहीं आता है तो जी हाँ, घरेलू बिजनेस और बाकी के जो उनके नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे। बट निमेश, एक बार फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी। मैं देख पा रही थी कि डॉक्टर रेड्डीज काफी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप बना रहा है। लगातार तीसरी बार है जब ये 1300 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यू यहाँ पे, क्या यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए? डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और हमारे वन ऑफ द गेस्ट ने बाय रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। मुझे जिस तरह से लग रहा है कि काफी टाइम से स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है, और जिस तरह से आज के सेशन में एक ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट डेफिनेटली सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि 1340 1350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और उसके ऊपर अगर निकल रहा है तो स्टॉक में आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो है वो 1400 रुपए तक की चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 1350 के टारगेट प्राइस से डॉक्टर रेड्डी को बाय करना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो 1400 रुपए के टारगेट प्राइस से डॉक्टर रेड्डी को आपको बाय करना चाहिए।
ऑलराइट, तो 1350 के लिए डॉक्टर रेड्डीज को आप बाय करके चल सकते हैं। सेटअप जो है काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में ये मोमेंटम सस्टेन होता है या नहीं। पर अविनाश जी नमस्कार, अब आपके पास आना चाहूँगी। एक बार आपसे समझना है कि फार्मा सेक्टर पर फिलहाल आपका क्या व्यू है और कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करने चाहिए इन स्तरों से, क्योंकि देखिए टैरिफ की चिंताएं तो यहाँ पर नहीं हैं, बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स भी इस बार ठीक ठाक देखने को मिली। आपकी टॉप बेट्स और क्या फार्मा अभी के लिए अच्छा सेक्टर मान रहे हैं आप? नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि देखिए पावर और फार्मा का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। अगर पावर की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी सब चर्चा एआई के ऊपर हुई है। तो एआई का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तो पावर है, क्योंकि डेटा सेंटर्स हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो इसके लिए पावर की जरूरत तो लगेगी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट रहेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए पावर इंफ्रा की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन भी एक अच्छा उसमें इम्पोर्टेंस रहेगा। तो केईसी जो काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फ़ोकस करना चाहिए। हालाँकि देखिए नंबर्स तो ठीक-ठाक थे, लेकिन स्टॉक थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है लोअर लेवल पे। जनरेशन कंपनीज़ में हमको लगता है कि टाटा पावर, अडानी, टोरेंट, ये सारे कंपनीज़ कहीं न कहीं डेफ़िनिटली बेनिफिट लेंगे। और डेटा सेंटर की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, अनंतराज हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है काफ़ी डिमांड लेवल्स इनको बेनिफिट करेगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पावर एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। और रही बात फार्मा की, तो देखिए जो कंपनीज़ यूएस फ़ोकस्ड है, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया, सन फार्मा है, लुपिन है, तो मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद अभी स्टेबिलिटी आई है, यूएस एफडीए इश्यूज़ सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये पॉकेट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस में जो माहौल है, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कंडुसिव हो गया। अभी टैरिफ का भी मामला थोड़ा-सा क्लियर हो गया है। तो ये 2-3 कंपनियाँ हैं जो फार्मा सेक्टर में हमको लगता है कि एक अच्छे पोर्टफोलियो में एडिशन आप कर सकते हैं। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून। क्लियरली बाजार में दो ऐसे खेमे लग रहे हैं जहां पर कन्विक्शन थोड़ा सा ना हाई है, बैंकिंग स्टॉक्स और दूसरे कैपिटल गुड स्टॉक्स। और अगर आप अभी आपने ये डेटा सेंटर का जो जिक्र किया, यही ट्रिगर सर बन रहा है कमिंस इंडिया के लिए भी। और हम देखते हैं कि लगातार शेयर में तेजी है, महीने भर में लगभग 25% का उछाल आ गया है कमिंस इंडिया के शेयर में। क्या आपको लगता है कि ये शेयर यही नहीं रुकेंगे, अभी और चलेंगे, या फिर जिनको 20% 25% मिल जाए थोड़े पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचते रहना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कमिंस में तो रनवे ग्रोथ का काफ़ी बड़ा है। और आज मेरे ख्याल से एनालिस्ट मीट का अनाउंसमेंट हो गया था। तो आई थिंक पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट के आने के बाद मुझे लगता है स्टॉक में थोड़ी-सी एक अपमूव आपको देखने को मिली है। मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके लिए एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बड़े हैं। इंडियन कंपनी जो है वो अपने ओवरसीज़ सब्सिडियरी को भी एक्सपोर्ट करती है। यूएस इनके लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो अभी थोड़ी-सी क्लैरिटी आई है, तो मार्केट थोड़ा और कॉन्फिडेंट है। प्लस डोमेस्टिक जीडीपी के आंकड़े फ्राइडे को आने वाले हैं। तो लग तो रहा है कि कहीं न कहीं कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट से आ रहा है, तो इसका बेनिफिट इनको ज़रूर मिलेगा। रही बात मुझे लगता है कि बैंक्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी भी सरकारी बैंक जो है, जैसे कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये काफ़ी अच्छे विकल्प हैं। हालाँकि देखिए आज एक एक्सीडेंट जो हो गया है वो एयूएम फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा-सा माहौल थोड़ा-सा कॉशियस रहे, क्योंकि अभी भी लोगों का मानना है कि जब फोर्थ क्वार्टर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिपोर्ट करेगा, तो हो सकता है कि ये प्रोविजनिंग करे। अभी तो फोरेंसिक ऑडिट चल रहा है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकारी बैंक्स में अपॉर्च्युनिटी अभी भी अच्छी है, तो यहाँ पे निवेश करें। एसबीआई आज भी अच्छा चला है, बट आई थिंक विद इन द पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा दे सकते हैं, अगर आपका नज़रिया 6 टू 12 मंथ। मिलता हुआ। चलिए अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका इतने और स्वदेश पर। और सबसे पहले शुरुआत आपकी स्ट्रेटजी, आपके ट्रेड के साथ ही करेंगे सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वैसे अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मार्केट ने काफ़ी वॉलेटाइल एक्टिविटी हमें दिखाई है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कभी भी हमने लोअर लेवल्स देखे हैं तो उसके बाद एक अच्छा रिबाउंड भी देखा है, बट एट द सेम टाइम हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है, तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि अभी 25,370 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए बना है,
और 25,370 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम शायद 25,000 तक मार्केट को देख सकते हैं। हायर लेवल्स पे अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो हमें लगता है कि 26,000 ये बड़ा हर्डल भी मार्केट में बना हुआ है। तो अभी इंडेक्स से ज्यादा मुझे लगता है स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। करेक्शन अगर आता है तो लेट्स से 25,500 पे अगर आता है निफ्टी, तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो जाएगा। 25,370 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन उस वक्त बना सकते हो, और हमें लगता है कि उस वक्त हमें जो रिबाउंड मिलेगा वो वापस से एक बार 25,800 से लेकर 26,000 तक मार्केट को लेके जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इंडेक्स में बनाए। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी, ये एक स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। 1300-1305 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे अगर तेजी बनती है डॉक्टर रेड्डी में, तो कम से कम 1350 से लेकर 1375 के लेवल्स ये दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 1260 से लेकर 1270 का होना जरूरी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि HDFC AMC, ये भी हमें लगता है कि एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एक बड़ी तेजी हमने देखी थी, उसके बाद का करेक्शन आया है और अभी सपोर्ट के करीब ट्रेड हो रहा है। तो 2690 की स्टॉप लॉस के साथ 2720 में HDFC AMC को खरीदे। टारगेट्स यहाँ पे रखे 2850 से लेकर 2900 के। चलिए, तो दो स्टॉक्स आपको श्रीकांत जी की तरफ से आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ गए हैं। 2850 2900 के टारगेट के साथ 2690 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। HDFC AMC आपको खरीदना है। दूसरी जो कॉल है वो डॉक्टर रेड्डीज है, वो 1350 और 1375 के दो टारगेट्स और 1270 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और डॉक्टर रेड्डीज पर ना अभी थोड़ी देर पहले स्वाति ने भी एक कॉल दी, उन्होंने भी ये दिया, टारगेट दिया उन्होंने 1390 और 1400 का और स्टॉप लॉस 1280 का। मतलब दो एक्सपर्ट बुलिश हैं, तो मामला अच्छा है। ठीक है, चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से भी आपकी कमाई का एक जरिया खोजते हैं, वहां पे भी मौके तलाशते हैं और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ओशो कृष्णन एंजल वन से। ओशो, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। और ऑप्शन के तौर पे क्या स्ट्रेटजी लेकर आए हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए? गुड आफ्टरनून। आज अगर हम देखें तो सन फार्मा में एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। टेक्निकली भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पॉजिटिव क्रॉस ओवर कर रहे हैं एंड लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है काउंटर में। सो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में, मार्च मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में 1750 के कॉल ऑप्शन को बाई करने की राय बनेगी। 28 से 30 रुपए के बीच में बाई करें। 16 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 55 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 4500 का है और टारगेट अचीव होने पर मैक्सिमम प्रॉफिट 9100 के देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ओशो ये स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाने के लिए। मैं व्यूअर्स की सुविधा के लिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। 1750 की कॉल आपको लेनी है सन फार्मा की, 28 से 30 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आपको रखना है 16 का, टारगेट आपको रखना है 55 का। अधिकतम मुनाफा आपको 9100 का हो सकता है और अधिकतम नुकसान अगर हुआ तो 4550 का आपको नुकसान हो सकता है। इन लेवल्स का ध्यान रखें और साथ में ये भी ध्यान रखें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के तौर पे कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। 1 लाख तक का नुकसान औसतन हो सकता है। घाटा या मुनाफा दोनों ही केसेस में आपको 15 से 50% तक ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में देना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद आप ऑप्शन की इस स्ट्रैटेजी पर अमल करें। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर बात करेंगे और आपके लिए कुछ और कमाई के मौके लेकर आएंगे। थे क्लोजिंग कॉल में बाजार में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी स्ट्रेंथ बनी है, हालांकि ऊपरी स्तरों पर गेंस थोड़े कैप होते नजर आ रहे हैं। 25,700 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वहीं पर आपको निफ्टी नजर आएगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है और हरे निशान से लाल निशान में जूझता हुआ नजर आएगा। 61,200 के आसपास है निफ्टी बैंक। इस बीच HL की तरफ से एक अपडेट आया है, एक सफाई आई है कि LCA तेजस के क्रैश कोई रिपोर्ट नहीं है। LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के क्रैश की कोई रिपोर्ट नहीं है और उनका ये कहना है कि घटना सिर्फ ग्राउंड पर छोटा तकनीकी के मामले का था और मुद्दा गहराई से जांचा जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इसकी जांच की जा रही है।
एचएल लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, क्योंकि ये शेयर गिर गया था 4.5-5% और अब जो इसमें गिरावट है 3% के आसपास की है। तो ये सफाई तेजस के क्रैश की जो खबर आई थी उस पर कंपनी की तरफ से सफाई आ गई है। 4,000 रुपए के आसपास के भाव हैं। अविनाश सर, आपसे राय जानना चाहेंगे एचएल को लेकर। पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि जो सरकार का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है, AMCA प्रोग्राम था, उसमें कंपनी को सिलेक्ट नहीं किया गया था और कहा यह गया था कि कंपनी की ऑर्डर बुक काफी ज्यादा है, तो एग्जीक्यूशन को लेकर थोड़े चैलेंज आ जाते हैं, इसके चलते उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है फिलहाल प्रोटोटाइप बनाने के लिए। आपकी राय एचएल को लेकर क्या है? क्या एचएल हम इसी तरह से शेयर को कंसोलिडेट होते हुए देखेंगे, या फिर आपको लगता है कि यहां से नीचे नहीं जाएगा और एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी शेयर में बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक, देखिए शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में क्या होगा कि स्टॉक कंसोलिडेट होगा, क्योंकि ऐसी खबरें आई है कि एमका में जो नया एयरक्राफ्ट गवर्नमेंट बनानी चाहती है 2030 तक, वहां पे एचएल को एम्पैनल नहीं किया गया है। तो कंपनी ने ऑलरेडी पुष्टि दी है, कंपनी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, आगे वो थोड़ा डेवलपमेंट काम में जरूर इन्वॉल्व होंगे। बट सबसे बड़ा जो ट्रिगर स्टॉक के लिए है वो तेजस एयरक्राफ्ट को ही लेके बहुत बड़ी ऑर्डर उनको एयरफोर्स से मिली है और एग्जीक्यूशन ऑलवेज एक चैलेंज एचएल को हुआ है। तो एग्जीक्यूशन का नंबर जो है वो मेरे ख्याल से अभी हर क्वार्टर में मार्केट देखना चाहेगा कि किस प्रकार का काम हो रहा है, कितने एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई धीमापन आता है या कोई स्लो एग्जीक्यूशन मार्केट को दिखता है तो वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज होगा। कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो बहुत है, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एग्जीक्यूशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे एचएल ने अंडर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि इन द नियर टर्म कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए स्टॉक एक रेंज में रहेगा। हालांकि देखिए, निवेश के लिए 3900-4000 एक अच्छा लेवल है, लेकिन निवेशकों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर तेजस एयरक्राफ्ट पे कोई स्लो एग्जीक्यूशन होता है या डिले होता है तो इसमें डेफिनेटली मार्केट का मूड और खराब होगा और स्टॉक डेफिनेटली नियर टर्म में फिर अंडर परफॉर्म करेगा। तो ये बात ध्यान में रखें। ठीक है। एचएल को लेकर अविनाश सर का ये व्यू हो गया। कुछ और शेयरों के बारे में जरा हम राय लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहां पर बन सकती है। और अंशुल जी, आपसे राय लेना चाहेंगे। एक बार फिर से ना सिटी यूनियन बैंक पर जरा व्यू दीजिए। क्या सिटी यूनियन बैंक आपको लगता है कि एक बॉटमिंग आउट की प्रक्रिया में ये है फिलहाल शेयर, और यहां से चल सकता है आगे भी? सर देखिए, 3 फरवरी को ये बड़े गैप के साथ खुला था और स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंडेड था। उसके बाद 10 दिन लगा के 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप किया और 5 दिन से रेंज में कंसोलिडेट करके आज ओपन लो के साथ चला है। तो ब्रेकआउट बन चुका है स्टॉक में। मोस्ट लाइकली ऊपर में पहला टारगेट आपको 297, 299 की जोन मिलनी चाहिए। उसके ऊपर निकलता है तो और फ्रेश अप मूव मिलेगी। तो फिलहाल के लिए 297, 299 जोन जाते हुए दिख रहा है, इसलिए हमने टारगेट रिवाइज करके 297 किया अपना क्लोजिंग कॉल में। ठीक है। सिटी यूनियन बैंक को लेकर ये भी हो गया। और बैंक एक्चुअली देखिए, जो ट्रेड अच्छे आ रहे हैं ना वो बैंकिंग में ही आएंगे, और सेफ्टी भी फिलहाल बाजार में वहीं पर है। अब आज आपको सारे के सारे शेयर चलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सरकारी शेयर चल रहे हैं। कुछ प्राइवेट बैंकों में भी हम तेजी बनते हुए देख रहे हैं। एक प्राइवेट बैंक जहां पर पोजीशंस अच्छी बन रही हैं, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आज दूसरे सत्र में तेजी है। श्रीकांत जी, राय आपसे लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि एक बढ़िया सौदा यहां पर बन सकता है? हो श्रीकांत जी, मैं तो माफी चाहूंगा सर, आप तो इस पर राय दे ही नहीं पाएंगे, ये दुविधा हो जाती है। अच्छा निमेश भाई, आप राय दीजिए, कोटक बैंक क्या करना है? देखिए, कोटक बैंक का जिस तरह से चार्ट सेटअप है, सेटअप एक साइडवे का है और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके पिछले 2 दिनों से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा वॉल्यूम कम है, पर जिस तरह से सेटअप है मुझे लग रहा है कि ऊपर में 433, 435 एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 435 के ऊपर अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली चांसेस बनेंगे कि ऊपर में आने वाले दिनों में 460 तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो ऑल ओवर सेटअप जो है वो साइडवे का सेटअप है। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके स्टॉक में हम लोग बाउंस देख रहे हैं। 435 का थोड़ा वेट करना चाहिए। 435 के ऊपर निकल रहा है तो पोजिशनल बेसिस के ऊपर बाय कर सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो 3-4 रुपए का टारगेट प्राइस आप रख सकते हैं, यानी 1% का।
ऑलराइट, तो चलिए कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर रखेंगे नज़र। आज बेहतरीन तेज़ी ये पर्टिकुलर काउंटर भी दिखा रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट स्पेस से एक और स्टॉक है जो कि अच्छे मूव्स दिखा रहा है और सुबह से ही ये तेज़ी बरकरार है। उसका नाम है CIE ऑटोमोटिव। ये बन चुका है NSE 500 का टॉप गेनर और यहाँ पर जो नतीजों के बाद कॉन कॉल हुई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अपने इंडिया और एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव नजर आए, नए प्रोडक्ट एडिशंस भी करेंगे ऐसा उनका मानना है। कई सारे ब्रोकरेजेस को भी पसंद आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी अपना टारगेट प्राइस इस पे बढ़ाया है। एक बार निमेश जी आपसे व्यू लेना चाहेंगे। CIE ऑटोमोटिव 5% की तेजी ऑलरेडी है, टेक्निकली क्या ये स्टॉक पसंद आ रहा है? देखिए, जिस तरह से सेटअप है स्टॉक के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है और आज बेस्ट ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ आया है। मेरा मानना है कि चार्ट सेटअप काफी बुलिश से लग रहा है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट मिला है, बट ऑलरेडी एक अच्छा रनअप हो चुका है। तो अगर हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें तो बेटर रहेगा। तो मेरा मानना है कि 480 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 480 के आसपास स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 460 का लगाना है और ऊपर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चार्ट सेटअप है कहीं ना कहीं हमको 530 540 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 480 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए CIE ऑटोमोटिव यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट एक और स्टॉक जो कि आज के सत्र में सुबह से ही गिरावट का शिकार है वो है डिक्सन टेक। और अभी तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने लगा था और फिर से देखिए पिटाई का शिकार होता हुआ स्टॉक में लगभग 4% से ज़्यादा की कमजोरी है और डे लो पे आता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर। श्रीकांत, क्या नज़रिया है अब 10,500, क्या ये लेवल भी अब खतरे में है और क्या यहाँ से और वीकनेस हावी होगी? तो देखिए, आफ्टर कुछ 3 या 4 दिन से जो गिरावट हमने देखी है उसके पहले काफी अच्छा एक रिबाउंड आया था और उस रिबाउंड का भी एक करेक्शन आ रहा है। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा और करेक्शन देख सकते हैं, लेकिन ये जो 10,000 के करीब इस स्टॉक में काफी बढ़िया सपोर्ट है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे अगर कोई करेक्शन अगर आता है, इन लेवल से अगर कोई करेक्शन आता है तो तकरीबन 10,300 10,200 के करीब इसे खरीदना चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त गुजार सकता है 12,000 और 10,000 के रेंज में। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इसमें अपनाएं और करेक्शन में इसे खरीदने की कोशिश करें। डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, करेक्शन में आप खरीद सकते हैं डिक्सन टेक, बट थोड़ा और समय ज़रूर बिता सकता है 10,000 से 12,000 रेंज के बीच में। और देखिए स्टॉक एक बार तो 18,000 के भी लेवल्स छू कर आया था और लगातार फिलहाल पिटाई का शिकार हो रहा है। पर चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर उससे पहले निमेश जी हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज अपने समय निकाला, ढेर सारे काउंटर्स सेक्टर्स पर अपना व्यू पॉइंट दिया, अपनी कॉल्स दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट से हम लेंगे उनके BT ST या ST BT आइडियाज़। बने रहिए। वकील साहब अच्छी का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम फार्मा सेक्टर का एक जिक्र कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे और उसी सेक्टर से एक शेयर है ब्लूजेट हेल्थ। आज आप देखिए कि ये 10% के अपर सर्किट पे लॉक हो गया ये शेयर। आप देखेंगे 52 वीक लो के आसपास था ये शेयर, 52 वीक हाई इसका 1,000 के आसपास था और वहां से ये गिरते गिरते 52 वीक लो के आसपास आ गया था और वहां से आप देखिए अपर सर्किट पे लॉक है ये शेयर। क्या बदला है चार्ट पर? क्या कुछ जैसे ही अगर खुलता है ये लॉक इन, जैसे ही वो बेसिकली अपर सर्किट खुलता है, क्या हमें कुछ मौके तलाशने चाहिए? ये जरा चेक करा लेते हैं एक बार अंशुल जी से। अंशुल जी जरा एक बार ब्लूजेट हेल्थ केयर चेक कीजिए। अच्छा देखिए, 30 हफ्ते में 65% स्टॉक करेक्ट हुआ है और लास्ट मंडे को रिजल्ट के बाद ये गैप डाउन लोअर सर्किट में खुला था। 4 दिन की रेंज कंसोलिडेशन के बाद आज वापस से अपर सर्किट लगा है। 3.3 मिलियन का वॉल्यूम है,
650% वॉल्यूम राइज है, एक्सटेंड कर सकता है 20-डे मूविंग एवरेज 410 और वो निकलता है तो एक जहां से पूरी फॉल अभी रिसेंट फॉल स्टार्ट हुई थी 443 वहां तक आ सकता है। अब सवाल आता है क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए इस बाउंस बैक में। 30 हफ्ते में 65% करेक्शन देखने के बाद इतनी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक। हालांकि दिख रहा है कि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज 410 और करीब 440 तक आ सकता है, बट आई वुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। ओवरहेड सप्लाई किसी भी वक्त टेक ओवर करके वापस से डाउन मूव स्टार्ट हो सकता है, तो मैं अवॉइड करूंगा इसको। आप अवॉइड करेंगे, व्यूअर्स भी अवॉइड करेंगे, ठीक है, यही सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून, और शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ ही करेंगे। क्या पिक्स आप लेकर आए हैं व्यूअर्स के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल, देखिए हम खरीदारी पर ही फोकस करके चल रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट में निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग साइड पर फोकस होना चाहिए। सबसे पहले कैश काउंटर जो रडार पर आया है वो है साई लाइफ। साई लाइफ का स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है, एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है, एक ब्रेकअवे गैप आज देखने को मिला है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊपरी सर पर 980 से 1000 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 980, दूसरा टारगेट 1000 का होगा। स्टॉप लॉस 948, कह सकते हैं लगभग 950 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और खरीदारी करने की सलाह होगी साई लाइफ इस पर्टिकुलर काउंटर में। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है HDFC लाइफ। ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। HDFC लाइफ को लॉन्ग करने की सलाह होगी 760 775 के टारगेट के लिए। 728 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 728 का स्टॉप लॉस, 775 की टारगेट HDFC लाइफ के लिए। नीलेश भाई, पहला शेयर आपने कौन सा बोला, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बताएंगे आप? बिल्कुल अभिषेक जी, पहला स्टॉक था साई लाइफ जिसका करंट मार्केट प्राइस 964 पर है। साई लाइफ इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी, जो कि एक कैश काउंटर है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है, जहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा 948 का। पहला टारगेट 980 है, दूसरा टारगेट 1000 का होगा। नीलेश भाई, मैं फिर से समझ नहीं पाया आपने कौन सा स्टॉक बोला। अगर हमारे डायरेक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, अगर आपने सुना हो तो एक बार फिर से बोलेंगे आप? कौन सा लाइफ तो समझ में आया, फर्स्ट आपने क्या बोला? देखिए स्टॉक है साई लाइफ, SAILIFE, साई लाइफ। यस बिल्कुल यही स्टॉक है जो स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। फिलहाल 965 पर ट्रेड हो रहा है। 948 का स्टॉप लॉस होगा। 980 और 1000 ये दो टारगेट्स होंगे। ठीक है, परफेक्ट। साई लाइफ साइंसेस ठीक है, 2.5% ऊपर है और इसको लेकर भी नीलेश भाई बुलिश हैं। तो ये दो शेयर हो गए आपके लिए जहां पर आप तेजी के सौदे ले सकते हैं। एक बार ना मैं अडानी पोर्ट को लेकर एक व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि अडानी पोर्ट को लेकर मेरा भी जो कन्विक्शन है ना वो काफी हाई है और मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर पसंद है ये शेयर। ये 3% ऊपर और अपने गेंस को और कंसोलिडेट करता हुआ आपको नजर आएगा। अडानी पोर्ट पर अंशुल जी आप व्यू दीजिए। अडानी पोर्ट में क्या नई पोजीशन बनाने की आप राय देंगे? क्या रिटर्न्स यहां से बनेंगे? 1550 रुपए को बिल्कुल होल्ड करके रखा है शेयर ने। सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। अडानी पोर्ट्स हमारी एफएनडो टीम ने बाय दिया हुआ है, तो क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं इस काउंटर में। कॉल ऑप्शन बाय दिया हुआ है। देखिए स्टॉक में 420 डेज हो चुके हैं। एक वीसीपी पैटर्न की फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट 1580 1620 की रेंज के ऊपर है। बार बार वो रेंज हिट करता है, नीचे आ जाता है। इवेंचुअली अब निकल चुके हैं, 88 वीक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इट इज मैटर ऑफ टाइम। जिस भी दिन 1580 1620 ये जोन निकालेगा, ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन में आ जाएगा और इतने बड़े पैटर्न का टारगेट आता है लगभग 1950 से 2000 रुपए। बड़े मूव की तैयारी है, फैग एंड पे कंसोलिडेशन है। अगर आप एक्यूमुलेटिव प्लेयर हैं तो प्रीएम्प्टिव यहीं से बाय करके चलना चाहिए। मोमेंटम प्लेयर हैं तो 1580 1585 कम से कम इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। जैसे ही निकलेगा मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। तो अगर थोड़ा सा समय है, 6-8 महीने का समय रख के अगर इस स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं तो फिर यहीं पे बाय करना स्टार्ट करना चाहिए। और ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम प्ले करना है तो कम से कम 1585 इस लेवल निकलने का वेट कीजिए। इसके ऊपर बहुत तेज मोमेंटम बनने वाला है इस काउंटर में। ठीक है, बढ़िया है। अडानी पोर्ट्स को लेकर ये भी हो गया और
इसमें यहाँ से भी तेजी बन सकती है। एक और कंपनी जहाँ पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लगता है कि आपके पैसे बन जाएंगे। एएमसी स्टॉक आप कोई भी चुन लीजिए। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में भी हम देख रहे हैं कि आज 2.5% की तेजी है। अविनाश सर, आपसे राय जानना चाहेंगे, ये एएमसी वाले स्टॉक सर, अगर लंबी रेस के बारे में अगर पूछा जाए, आप जरा बताएंगे सर कि मतलब कौन सा स्टॉक आपको सबसे बेहतर लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि निप्पॉन लाइफ तो हमको पसंद है ही, बट आदित्य बिरला जो कैपिटल है वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें एक अच्छी बात है कि देखिए अभिषेक जी, कि मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत एसेट लाइट है। एक तो बहुत कम आदमी लगते हैं और बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग वाला बिजनेस है, और कैपिटल मार्केट रिलेटेड है। जिस प्रकार से इंटरेस्ट अभी इंडियन कैपिटल मार्केट में आ रहा है, मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया किसी के पास है तो इसमें डेफिनेटली निवेशित होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट जो इंटरमीडिएट्स अपार्ट फ्रॉम एएमसी कंपनीज, आप डिपॉजिटरीज देखिए या टिपिकली ब्रोकिंग कंपनीज देखिए या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज देखिए, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, रनवे काफी बड़ा है। बीच बीच में वॉलेटिल टाइम जरूर आएगा बाजार में, लेकिन लंबा रास्ता यही कहता है कि इंडियन इक्विटी में काफी इंडियन लोग अभी भी अंडर इन्वेस्टेड है, और हमारे लिए अगले 5-10 साल इक्विटी में निवेश करने के काफी अच्छे मौके मिलेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एएमसी कंपनीज में एक निवेश बन सकता है, लेकिन नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखिए, क्योंकि तभी अच्छा पैसा इन कंपनी से बनेगा। तो चलिए, एएमसी कंपनीज पर अविनाश जी की तरफ से एक व्यू, एक अच्छा पैसा ज़रूर बन सकता है। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज स्पेस से आप ज़रूर तलाश सकते हैं। बट आज फार्मा सेक्टर में कई सारे काउंटर्स, चाहे वो लार्ज कैप कंपनीज हों या फिर छोटी मझोली कंपनीज हों, उनमें धीरे धीरे करके जो है काफ़ी अच्छा एक्शन आ रहा है। और श्रीकांत जी, एक और काउंटर आपके सामने लेकर आएंगे, वो है न्यूलैंड लैब्स। मैं देख पा रही हूँ कि 7% की तेज़ी आज के सत्र में दिखा रहा है, और कई समय से जो है लगभग 1,000-1,500 रुपए की रेंज में चल रहा है ये काउंटर। निचले स्तरों पे 12,500 को नहीं तोड़ रहा है, ऊपर कहीं ना कहीं 14,000 के ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कतें फेस कर रहा है। बट क्या लग रहा है श्रीकांत जी, क्या इन स्तरों से एक ब्रेकआउट आना चाहिए? बिल्कुल। तो देखिए, टेक्निकली अगर इस स्टॉक के ओवरऑल पैटर्न को देखें तो इसमें एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बन रहा है, और 12,500 के करीब मल्टीपल सपोर्ट से बना चुका है। अभी वहां से एक हायर बॉटम बना के आज एक रिवर्सल एक्टिविटी है। तो हमें लग रहा है कि फार्मा में ग्रेजुअली अप ट्रेंड देखने मिलेगा। इट विल टेक 3-4 मंथ्स, बट एक अच्छी तेजी फार्मा में हम देख सकते हैं। ऐसा कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम या हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना के इसमें रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम हमें लगता है कि 15,000 से लेकर 15,500 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 13,600 13,500 के करीब ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदें। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर खरीदना है तो 13,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि 12,500 काफी दूर हो जाएगा। बट जैसे आज तेजी बनी है और वॉल्यूम बना है, और जो वॉल्यूम है वो पिछले कई महीनों के हाई वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है, तो यकीनन इसमें बाइंग स्पिरिट क्रिएट हुआ है, और करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 13,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो मौजूदा स्तरों से आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। 13,000 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 15,500 का यहाँ पर आप टारगेट लगा सकते हैं। यानी मौजूदा स्तरों से देखें तो कम से कम 10% से ज़्यादा की अपसाइड फिलहाल श्रीकांत जी इसमें देख रहे हैं। बट एक और काउंटर जो कि अच्छे मूव्स आज दिखा रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक। एक बार अंशुल जी इस पर चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही थी कि ये स्टॉक आज तो देखिए 3% ऊपर है, बट कहीं ना कहीं अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्या लगता है, क्या यहाँ से और अच्छे स्तर इसको दिखाने चाहिए? क्योंकि इस साल में देखें, यानी पिछले एक साल में देखें तो 1,600 से ऊपर का हाई मार्कर आया हुआ है ये। देखिए, वीकली चार्ट पे ट्रिपल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद ऊपर चलना स्टार्ट किया है स्टॉक ने। 46 वीक्स का ट्रिपल बॉटम बना है, और डेली चार्ट पे आपने एकदम सही कहा, 10, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट 1420 के ऊपर है। स्टॉक जैसे ही 1420 निकालता है मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा।
पहला टारगेट करीब करीब 1470 रुपए का होगा और उसके ऊपर निकलता है तो 1500 तक जा सकता है। मिडवे एक छोटा सा रेजिस्टेंस 1444 पे है, तो इमीडिएट अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो 1444 एज रेजिस्टेंस रखना चाहिए टारगेट 2 से 3 दिन के लिए। और अगर 15 दिन का समय है तो आपको 1470 से 1500 के बीच के टारगेट मिल सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग 1420 के ब्रेकआउट के बाद बनती है। बिल्कुल, तो ये फ्रेश बाई जो है वो आपको किस लेवल पे करनी है ये भी बता दी अंशुल जी ने। चलिए एक स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर एफएमसीजी सेक्टर से, और स्टॉक है मैरिको का। ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया ये शेयर, 802 रुपए का इसने हाई लगाया है और यही इसका जो है वो ऑल टाइम हाई भी है। 2% की तेजी है शेयर में, और आप देखेंगे तो पिछले रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले अगर एक साल में देखेंगे तो 25-26% का, 3 साल में करीब करीब 64% का रिटर्न दिया है शेयर ने। स्लो मूवर है, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं दिखाता है 10% 15% की एक बार में, लेकिन आज 2% की तेजी के साथ ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। एक राय इसके ऊपर लेते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी जरा एक बार चेक कीजिए मैरिको आपके चार्ट पर क्या कहता है। नहीं, यकीनन इसमें जो तेजी बनी है वो मैं कहूँगा कि काफ़ी ग्रेजुअल है और सस्टेन्ड अपवर्ड एक्टिविटी हमें देखने मिली है। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्पेस में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक आउट परफॉर्मर है, रिलेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मल्टीपल टाइम्स 740 750 पे इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी इसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली इस लेवल को क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 850 के लेवल्स दिखा सकता है इन द नियर टर्म। बट अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 1000 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो, इसमें अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो उसमें बिल्कुल बने रहे। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो भी इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़ा पोजिशनल व्यू भी रखना पड़ेगा बिकॉज लो बीटा स्टॉक है। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि स्टॉक 1000 रुपए तक जा सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो या कोई पोजिशनल ट्रेड हो तो उसमें बने रहे। तो 850 से 1000 तक के टारगेट्स के लिए आपको बने रहना है इस शेयर में, ये राय आपको दी गई है श्रीकांत जी की तरफ से। स्टॉक मजबूत दिख रहा है और आगे भी तेजी आती हुई दिख रही है, ये क्लियर स्ट्रेटजी, क्लियर राय आपको मिलती हुई। चलिए अब स्टॉक एक चूंकि हमने बात किया ऑल टाइम हाई का, तो एक स्टॉक ऑल टाइम लो का भी लेकर आते हैं ताकि बैलेंस किया जा सके आज के मार्केट को। अर्बन कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अर्बन कंपनी के शेयर को आप देखिए, ये शेयर जो है वो ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है। रीसेंट लिस्टिंग है 112 का, इन्होंने आज लो टच किया है। आज के ट्रेड में 112 रुपए कुछ पैसे का 4-4.5% की गिरावट है। और इस पे राय टेक्निकल नहीं, इस पे राय चाहिए फंडामेंटल। अविनाश जी से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या लग रहा है, क्या ये गिरावट कुछ मौका है या फिर जिसके पास हो निकल जाना चाहिए, कहीं और मौके तलाशने चाहिए। अविनाश सर, क्या राय बनती है आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए लॉन्गर टर्म के लिए इनका बिजनेस मॉडल काफी अट्रैक्टिव है, रनवे काफी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट देखेगी कि कंपनी मुनाफा करती है कि नहीं। आई थिंक अभी भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। और रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस कंपनी में हुआ है कि सुनील सिंघानिया साहब का एबेकस फंड, उन्होंने इस कंपनी में बाइंग की है, तो डेफिनेटली अच्छे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में एंटर कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिन लोगों को कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया देना है, ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इन्होंने अच्छी तरह से इनको वेल एस्टेब्लिश किया है, लेकिन जब तक नंबर्स आते नहीं है तब तक मार्केट इनको इमीडिएटली कोई री रेटिंग नहीं देगा। तो लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली किसी को अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो साल 1.5 साल का नजरिया लेके डेफिनेटली इसमें निवेश करे। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ट्रेंड थोड़ा वीक और नेगेटिव रहेगा। अर्बन कंपनी को लेकर ये भी हो गया। चलिए 3:15 के आसपास का समय हो गया है और अब ये जान लेते हैं कि बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड के मौके आपके लिए बाजार में कहां पर अच्छे बन रहे हैं। और शुरुआत करेंगे श्रीकांत जी आपसे ही। बाजार हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। 25,700 के आसपास मतलब है, उसके ऊपर निकल गया है और ये संभव हुआ है, थोड़ा बैंकिंग शेयरों से सपोर्ट मिला है। आपकी राय, कौन से 2 शेयर आपके रडार पर हैं जहां पर बीटीएसटी ट्रेड लेकर जाना चाहिए? सॉरी, मार्केट की जो सर रिकवरी है अनम्यूट वो भी कीजिए काफी सकारात्मक। हाँ, यस अभिषेक जी, सॉरी। तो मार्केट की जो तेजी है अभी जो बनी है, यानी कि जो रिकवरी आई है वो काफी सकारात्मक है। काफी अच्छी तरीके से 25,600 के लो को मार्केट ने मैनेज किया है, होल्ड किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ कैप गुड्स, जो कैपिटल गुड्स में जो तेजी बनी है, थर्मैक्स, कमिंस, मुझे लगता है वहां पे ही और थोड़ी तेजी देखने मिलेगी। और एक सीमेंस इंडिया
ये हमें अच्छा लग रहा है। 3,300 के करीब की अभी करंट मार्केट प्राइस है। यहाँ से मल्टीपल टाइम ये स्टॉक 3,380 3,400 के लेवल्स को छू चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में इन्हीं लेवल्स के करीब वापस से जा सकता है। तो 3,304 3,305 के करीब इसे खरीदे। 3270 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट्स रखे 3400 रुपए के। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे तेजी बनती है तो दूसरा जो स्टॉक हमें खरीदना है वो एक फार्मा से है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। 2040 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना रहा है। तेजी बनेगी तो ये स्टॉक कम से कम एक 2090 या 2100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 2010 रुपए का स्टॉप लॉस हमें ग्लेनमार्क फार्मा में भी रखना है। तो ग्लेनमार्क फार्मा और सीमेंस इंडिया, ये दो स्टॉक करंट लेवल से बीटीएसटी के बेसिस पे खरीदे जा सकते हैं। ग्लेनमार्क के लिए 2010 रुपए का स्टॉप लॉस, 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से एक बढ़िया प्ले आपके लिए बन जाएगा। और जो टारगेट होगा 2100 रुपए का ग्लेनमार्क के लिए होगा। और अगर हम सीमेंस की बात करें, बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई है। और आप ये देखिए कि कन्विक्शन है। कैपिटल गुड्स हो गया, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, एएमसी स्टॉक हो गए, और कुछ गर्मी रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, उनमें आपके लिए थोड़ा सा ना कंफर्ट इस वक्त बाजार में ज्यादा दिखाई देगा। सीमेंस को आप उससे जोड़ के भी देख सकते हैं, डेटा सेंटर वगैरह से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 3400 रुपए टारगेट, 3250 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वारी एनर्जीज के लिए खबर आ रही है कि GS2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। और ZF5 के साथ 2.5 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर अग्रीमेंट साइन किया है। वारी एनर्जीज, हालांकि हम देखने की जो तेजी है ये 1% से भी कम की फिलहाल आपको शेयर में दिखाई देगी। इस पर आप नजर रखे चलिएगा। आज काफी ज्यादा ये वोलेटाइल रहा है। दो शेयर तो ये हो गए श्रीकांत जी की तरफ से, बढ़िया दोनों स्टॉक्स हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं। अंशुल जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? सर देखिए, शो के स्टार्ट में हमने कहा था कि 25,640 इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो अच्छी तेजी रहेगी। आप देखिए कंफर्टेबली 663 का लेवल तोड़ के बढ़िया 75 मिनट के चार्ट पे अच्छे हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है 75 मिनट की कैंडल पे। मार्केट कल तेज खुलना चाहिए। मैरिको डे हाई बना रहा है, पीछे पीछे नेस्ले भी उसी राह पे चल रहा है। तो आपको नेस्ले बीटीएसटी ले जाना चाहिए 1315 रुपए में। 15 रुपए नीचे 1300 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नेस्ले में, और टारगेट आपका 1340 रुपए बनेगा। तो नेस्ले को बीटीएसटी लेके जाना चाहिए। ठीक है, 1340 रुपए का टारगेट बनेगा नेस्ले के लिए। 0.2% ऊपर फिलहाल आपको शेयर ये नजर आएगा। बढ़िया है, ठीक है। और कुछ स्टॉक समझते हैं। निमेश भाई, अच्छा निमेश जी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ हैं नीलेश जी। नीलेश जी, आप बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर हाई है, क्या ट्रेड लेना अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए खरीदारी पर अगेन फोकस है। यहाँ पर बीटीएसटी ट्रेड भी पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से होगा इस बार, वो है बैंक ऑफ इंडिया। जिस हिसाब से पीएसयू बैंक में लगातार हम एक नया रिकॉर्ड हाई आता हुआ देख रहे हैं, वहां उसके चलते बैंक ऑफ इंडिया है जहां पर एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऊपरी सर पर 178 180 तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 170 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा रिआइटेट करूंगा, जो कॉल हमने अभी शेयर किया वो है एचडीएफसी लाइफ में। एचडीएफसी लाइफ में भी एक बीटीएसटी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। 760 775 तक के टारगेट के लिए 730 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर कुछ काउंटर्स हैं जो कि नज़र में ज़रूर रखने, और लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स आज अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स को भी फिलहाल यही काउंटर्स पसंद आ रहे हैं, और ख़ास तौर से एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर नज़र ज़रूर रखें। बट देखिए अब कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं मार्केट बंद होने में। धीरे धीरे करके जो है मार्केट थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़रूर पकड़ रहा है। निफ्टी 25,700 के ऊपर शायद क्लोजिंग दे दे, और निफ्टी बैंक भी 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है। बट अच्छी बात यह है कि आज इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। फिलहाल 1% से ज्यादा की गिरावट आप इंडिया विक्स में देखेंगे। पर ब्रॉडर मार्केट में भरपूर एक्शन है, और जिंदाल स्टेनलेस एकाएक करके इसमें एक जंप आया, 4.5% की तेजी फिलहाल ये पर्टिकुलर काउंटर दिखा रहा है। अंशुल जी, आज मेटल पैक तो कुछ इतना कर नहीं रहा है, पर जिंदाल स्टेनलेस कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या ये स्टॉक पसंद आ रहा है? सेकेंड बेस्ट स्टॉक है जो मुझे पसंद है आफ्टर टाटा स्टील। इस स्टॉक में सेकंड हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ है
मिडिल पैक में लास्ट वीक 50 वीक मूविंग एवरेज पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी, करंट वीक में ओपन लो के साथ चला है, तो प्रोबेबली पूरे वीक इसमें ट्रैक्शन रहना चाहिए। 840 ऑड लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट है, तो धीरे धीरे करके 840 तक चला जाएगा। 81 वीक्स हो चुके हैं पैटर्न बनाते हुए, 840 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट प्लेस्ड है, तो यहाँ से स्लो एंड स्टडी 840 तक की मूव आती हुई दिख रही है। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन किया तो टाटा स्टील के बाद ये सेकंड बेस्ट काउंटर होगा, जिसमें मेटल स्पेस में क्लियर कट रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी और अगले 6 महीने से 1 साल आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए। अगले 6 महीने से 1 साल के लिए पोर्टफोलियो रिलेटेड काउंटर जिंदाल स्टेनलेस, फेवरेट बेट टाटा स्टील, जिसमें हमने लगातार अंशुल जी का व्यू भी लिया है, और सेकंड फेवरेट जो है वो जिंदाल स्टेनलेस को बता रहे हैं। बट इस बीच एनबीसीसी के लिए एक खबर आती हुई, जहां पर 77 करोड़ का इनको एक न्यू ऑर्डर विन मिला है। उड़ीसा से ये ऑर्डर विन मिलते हुए नजर आया है और स्टॉक में एक आज हल्का सा जंप, और आज सुबह भी हमने देखा था एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स का एनबीसीसी के तरफ से ज़रूर था। एक बार श्रीकांत जी, एनबीसीसी पर आप अपना व्यू दीजिए। स्लो मूवर है, बट क्या लगता है आगे चल के कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है? देखिए, तो इसमें अगर इसके भी अगर चार्ट पैटर्न को देखें तो काफी क्रूशियल लेवल पे आके ये खड़ा है। पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से अगर आप देखें तो 95-96 के करीब आने के बाद इसमें एक रिवर्सल एक्टिविटी बनती है, और अगर तेजी होती है तो 125-130 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस आता है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल जो है जैसे कि 95-96 है, यहाँ पे हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इसे खरीदना चाहिए और एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए 93 का। विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू अगर इसे खरीदना है तो मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और सस्टेन होना पड़ेगा 100 रुपए के ऊपर, उसके बाद कुछ इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि इसमें 93 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म व्यू के साथ खरीदना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, एनबीसीसी पे ये राय होगी। एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जेएनके बैंक। अचानक से तेजी थोड़ी बढ़ी है जेएनके बैंक में, 2-2.5% के आसपास की तेजी अचानक आई है। एक राय जरा अंशुल जी से लेंगे जेएनके बैंक के ऊपर कि क्या राय इस बैंक के ऊपर उनकी बनती है। देखिए, आप आखिरी के 15-20 मिनट में अचानक से तेजी बढ़ी है, 3% की तेजी अब हो गई है, 1-1.5% के आसपास चल भी रहा था। अंशुल जी, जरा जेएनके बैंक चेक कीजिए एक बार अपने चार्ट्स पर। सर, इसमें 82 वीक्स हो चुके हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे 88 और ऊपर 112.50 रेंज के लोअर रेंज से चलते हुए आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली रेंज का अपर एंड अब आ जाना चाहिए प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते में। तो अगर आपके पास 1 से 2 हफ्ते का समय है तो स्टॉप लॉस लगाइए 102 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे और टारगेट लगाइए 112 रुपए 50 पैसे का। उतने वॉल्यूम, एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम नहीं है कि रेंज का ब्रेकआउट बना पाए, बट रेंज का टॉप 112.50 ये आराम से टेस्ट किया जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी 1:2 बैठ रहा है, लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए 102 रुपए के स्टॉप लॉस से, 112.50 का टारगेट रहेगा। 102 रुपए के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड ले सकते हैं, 112 रुपए 50 पैसे का आपको टारगेट मिल सकता है जेएनके बैंक के ऊपर। ये राय अंशुल जी की तरफ से आती हुई। चलिए, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं सुला वाइनयार्ड्स का, और देखिए ये 52 वीक लो पे आ गया है स्टॉक। मतलब इस साल का आप देखेंगे तो 335-36 का हाई था इस साल का, उच्चतम स्तर जो है पूरे एक साल का, और 174-75 पे ये आ गया है शेयर। आज का जो लो बनाया है उसने ये बनाया है। मार्केट कैप के हिसाब से वैसे तो छोटी कंपनी है, लेकिन एक राय जो है वो इसके ऊपर लेते हैं नीलेश जी से। नीलेश जी, जरा सुला वाइनयार्ड्स चेक कीजिए एक बार, आपके रडार पर है क्या ये शेयर? देखिए, काउंटर तो काफी वीक नजर आ रहा है, जिस हिसाब से एक तरफा गिरावट हमने पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर पिछले 1 साल का स्ट्रक्चर उठा के देखें तो लगातार यहाँ पे इनफैक्ट नॉट ओनली 1 ईयर, पिछले 2 साल से यहाँ पे गिरावट का ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार ऊपरी स्तरों से दबाव देख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 160 और 150 तक के लेवल निचले स्तरों पर टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रावेट नहीं लेने की सलाह होगी। अगर किसी के पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन है तो 170 का स्टॉप लॉस रखें, बट एग्जिट ऑन पुल बैक शुड बी द स्ट्रेटजी। स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है। बिल्कुल, स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है, एग्जिट ऑन पुल बैक की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। एक राय जरा लेते हैं टोरेंट फार्मा के ऊपर। टोरेंट फार्मा अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है और अब अपने साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है, 2% चढ़ के
क्या तेजी और आगे कंटिन्यू रहेगी और क्या लेवल्स आने को देखने को मिल सकते हैं? जरा एक बार चेक लेते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी जरा टोरेंट फार्मा चेक कीजिए, क्या कहते हैं चार्ट से इसके? ओके, श्रीकांत जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है। एक काम करते हैं, ये राय हम अंशुल जी से ले लेते हैं। अंशुल जी जरा टोरेंट फार्मा चेक कीजिए एक बार। सर फ्रेश ट्रेड तो नहीं बनता है। 106 दिन का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 3850 पे, जिसका टारगेट 4350 था। तो ऑलमोस्ट 25 रुपए दूर रह गया अपने टारगेट से, जो प्रोबेबली कल के सेशन में टेस्ट हो जाएंगे। वहां से 50 डे मूविंग एवरेज से भी काफी एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज मूव आती हुई दिखेगी। तो अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, बट 4350 4375 इस जोन तक जा सकता है। फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है। 4375 तक जा सकता है, नया ट्रेड नहीं बन रहा है। आज शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिला है टोरेंट फार्मा को, और शॉर्ट कवरिंग का एक और कैंडिडेट लिकर स्पेस से यूनाइटेड स्पिरिट्स में हम देख रहे हैं कि अच्छी कवरिंग है और 2% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा, 1400 रुपए के ऊपर आया है। एक क्विक व्यू नीलेश जी, यूएसएल क्या इसमें बीटीएसटी कर सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, क्लोजिंग तो काफी अच्छी है, तो बिल्कुल एक बीटीएससी ट्रेड यहाँ पर लेके जा सकते हैं। 1440 1450 तक की अपसाइड के लिए 1395 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 1395 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। 1418 रुपए का भाव है और इसको लेकर व्यू ये। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आपको ट्रेड लेंगे नहीं, ट्रेड आपको पर्याप्त मिल गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और बाजार की जो क्लोजिंग होने जा रही है ना, वो बहुत एक्साइटिंग तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी कहेंगे। और निफ्टी 25700 का जो अहम पड़ाव था उसको पार करके ऊपर टिक रहा है। 150 अंकों की तेजी निफ्टी 50 में बनी है, आधे % से थोड़ी सी ज्यादा की। जो पिक्चर आज सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी ने दिखाई थी, बाजार ने उसका सम्मान किया है पूरी तरह से। निफ्टी बैंक अगर सपोर्ट अगर आज अच्छा मिला होता तो शायद हम क्लोजिंग और बेहतर देख सकते थे, लेकिन ठीक है, निफ्टी बैंक ने भी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखाई है और 61,300 के आसपास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग होने जा रही है। लगभग 100 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में बनी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा वीक रहा, क्योंकि पौने 1600 शेयर कमजोरी वाले हैं आज और करीब 1400 शेयर आज के सत्र में तेजी वाले हैं। तेजी कहां पर बनी, निफ्टी को किसने आज गाइड किया, कहां से सपोर्ट मिला? अडानी पोर्ट्स, आज हमने देखा कि बढ़िया लॉन्ग एडिशन हुए अडानी पोर्ट में, 3% ऊपर ये निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा। अगर आप देखेंगे फार्मा में तो डॉक्टर रेड्डीज ने बढ़िया सपोर्ट किया और भी कई सारे फार्मा स्टॉक्स आज के सत्र में चले हैं। बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक का सपोर्ट मिला, 2-2.25% के आसपास की तेजी कोटक महिंद्रा बैंक में रहा। इसके अलावा नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक, ये कुछ और शेयर रहे जहां से हमने स्ट्रेंथ बनते हुए देखी। और अगर हम प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा वेटेज जो बैंक रखता है एचडीएफसी बैंक, वहां पर तेजी आज के सत्र में अच्छी आई, करीब 1.5% ऊपर एचडीएफसी बैंक। और इसके अलावा एक्सिस बैंक एक और बड़ा कंट्रीब्यूटर, ये दोनों के दोनों शेयर लगभग 1.5% की स्ट्रेंथ इन्होंने दिखाई है। तो प्राइवेट बैंकिंग के कुछ दिग्गजों में जोश लौटा। इसके अलावा हमने देखा कि जो इंश्योरेंस स्टॉक्स थे, एचडीएफसी लाइफ हो गया, एसबीआई लाइफ, यहां पर आज के सत्र में हमने तेजी देखी है। सीमेंट में ग्रासिम, अल्ट्राटेक ये चले हैं और इन्होंने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। हालांकि जो आईटी स्टॉक्स रहे उन्होंने बाजार को आज क्लियरली परेशान किया और विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर, एसीएल टेक, टीसीएस, ये गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद होने जा रहे हैं। यहां से हमने नरमी देखी। हालांकि सरकारी बैंकों का खेमा एक्टिव रहा। इंडियन बैंक आप देखिए वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा, 4.25% के आसपास की तेजी यहां पर बनी। और जो कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर हैं जिसको लेकर हमारे एक्सपर्ट्स भी बुलिश थे, सीमेंस हो गया, कमिंस हो गया, ये तमाम शेयर आज के सत्र में बढ़िया रफ्तार दिखाए हैं। लेकिन बुरी खबरों के चलते हमने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पिटाई हुई, दिन के दौरान 20% टूट गया था, 16% नीचे बंद होने जा रहा है। यूपीएल का जो रीऑर्गेनाइजेशन करने का फैसला है वो बाजार को पसंद नहीं आया है और ये शेयर 14.5% आज के सत्र में टूटा है और वायदा का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर रहा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बुरी खबरों के चलते हमने देखा कि फोकस में रहा, 5% ये गिरा। और डिक्सन टेक का जो शेयर है लगातार 5वें सत्र में टूटा है ये, और ये मतलब 5 सत्र में लगभग 1100 रुपए के आसपास की गिरावट आ गई है लगातार। इसमें फिर से प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं।
बाकी HAL को लेकर भी एक नेगेटिव खबर आई थी। तेजस के क्रैश होने के पहले खबर है, हालांकि कंपनी ने बाद में सफाई दी, बोला कि एक छोटी सी तकनीकी खामी बस थी। तो HAL में गिरावट 3.5% के आसपास की रही। बाकी Coforge जो टाटा एलेक्सी IT वाले शेयरों से तो माहौल आज के सत्र में कमजोर ही रहा है। तो बिना IT के सपोर्ट के अगर निफ्टी ने अगर 130 अंकों की तेजी दिखाई है तो इसको ठीक ठाक मानना चाहिए। हालांकि अनिश्चितता है और बाजार में वोलेटिलिटी भी भरपूर है। और कल का जो सत्र होगा काफी क्रूशियल होगा। कल हम देखेंगे कि फरवरी सीरीज की एक्सपायरी भी है, देखते हैं कि बाजार का मूड क्या होता है। और अगर ट्रंप ने कुछ टेंशन वाला बयान अगर नहीं दिया तो फिर बाजार में हो सकता है कि अप मूव थोड़ा सा और कंटिन्यू हो, शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट बाजार को आगे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आज शाम को उनके स्टेटमेंट्स पर, उनके ट्रुथ सोशल पर, उनके पोस्ट पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध की आशंका के चलते भारतीय सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और तुरंत ईरान छोड़ देने के लिए कहा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, इस पर आगे हमारी नजर निश्चित तौर पर रहने वाली है। कुल मिला जुला के पॉजिटिव क्लोजिंग है। निफ्टी 140 अंक के ऊपर बंद हुआ है 25,700 के ऊपर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों की तेजी 61,250 के ऊपर। चलिए इसके साथ ही शो को यहीं पर समाप्त करने का फैसला का समय हो गया है। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए अंशुल जी, श्रीकांत जी और नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला। और अविनाश सर, आपका विशेष आभार, आज हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम शेयरों को लेकर अपने व्यूज और अपने इंटेलिजेंस आपने शेयर किए। फिलहाल सृष्टि को विकास पर मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। नमस्कार। in association